मेरा बस ये कहना होता है कि आप जब आ रहे हैं तो इन्वेस्ट कीजिए अपनी स्किल्स में। दूसरी चीज़, अगर कुछ करना चाहते हैं आप, छोटे से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे काम करने वालों को एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि फूड बिजनेस, एक्चुअल में फूड बिजनेस शायद 20 या 25% है, रेस्ट ऑफ 75% पीपल्स बिजनेस है। पीपल स्किल से क्या मतलब है? सर देखिए, काम आप नहीं करते हैं, हमारा काम हमारे लोगों को मैनेज करना है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं यशवर्धन गुप्ता, जो कि नुक्कड़ कैफे के ओनर हैं। आज हम इनका वेलकम करते हैं। वेलकम यश। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, चीजें समझनी है, कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या आपने देखा। हम लोग चाहते हैं कि इस बातचीत से आपके बारे में जाने, आपके ब्रांड के बारे में जाने, और उन बहुत सारे हजारों लोग इंडिया में आज ये देख रहेंगे और उनको भी फायदा मिले कि कैसे आपकी जर्नी थी, जो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले। तो ये बहुत गहराई वाली बातें आज आपसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक समझें कि यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल ऐसी बातें हम लोग तो करते ही हैं, आज थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में कर लेंगे। तो यश, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ को बिलोंग करते हैं और बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा आपका बचपन? मैम, एक टिपिकल बनिया फैमिली से आते हैं। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, कई पुश्तें बनारस की ही हमारी हैं। और घर पे हमारे साड़ियों का काम होता है, बनारस जिसके लिए फेमस है। पूरी स्कूलिंग, पूरा फॉर्मल एजुकेशन, ग्रेजुएशन सब बनारस में हुआ था। पर खाने का बहुत शौक है और उससे ज़्यादा खिलाने का शौक था, बचपन में ही था। जब हम लोग छोटे थे तो एक ट्रेंड चला था, फॉलो योर पैशन। कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिए थे हम लोग, तो हमने फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल बिजनेस सब करने के बाद फिर से होटल मैनेजमेंट का एक छोटा सा डिप्लोमा किया था पूना से। 4 ईयर कोर्स नहीं, सिर्फ किचन मैनेजमेंट का 1 ईयर डिप्लोमा किया था। एक पुणे में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से किया। इतना शौक था खिलाने का कि हमने सोचा कि एक फॉर्मल एजुकेशन ले लें और फिर देखते हैं क्या होता है। और ऐसे ही एक बार, चूँकि हम लोग साड़ियों का काम करते हैं तो इंडिया के हर कोने में जाना होता है। लखनऊ एक ऐसा शहर था जो कि लव एट फर्स्ट साइट है। आप को शहर ये पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। बीइंग अ बनारसी, इट्स अ पोलर सिटी फ्रॉम नेचर में। बनारस जहाँ जितना अक्खड़ है, लखनऊ उतना तहजीब वाला शहर है। हमारे बनारस में लोग थोड़े ऐठे हुए होते हैं, उसको अक्खड़ कहा जाता है हमारे यहाँ। लखनऊ में लोग उतने मोहब्बत वाले होते हैं। तो हमने पूना, बेंगलोर, इंदौर, सूरत, कई सारे शहरों का सर्वे किया था कि कहाँ पे हमें बिजनेस करना चाहिए। फिर लखनऊ पे हमने जीरो इन किया। तो घर वाले कैसे माने, आप अगर एक दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं? नहीं सर, घर वाले बहुत ओपन है हमारे घर वाले बल्कि बोलते हैं जाओ कुछ करो, उल्टा क्यों सारे लोग इसी लाइन में पड़े हुए हो। हम लोगों का जो काम है घर का, वो बहुत ट्रेडिशनल है। कम से कम 3 जनरेशन से हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, सारे लोग करते चले आ रहे ये हैं। साड़ी वाला साड़ी का काम है और बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। मेरे ख्याल से शायद पूरे वर्ल्ड में जरी बनाने से ज़्यादा और हैंडलूम बनाने से ज़्यादा टफ काम दुनिया में कम होंगे। कभी किसी टाइम पे आप लोग से डिस्कस करेंगे उस पूरे प्रोसेस को। पर मार्केट्स अलग हैं, वो उधार वहाँ चलता है बहुत। और कई सारे ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत लॉसेस भी कई बार होते हैं। बहुत ज़्यादा मनी इंटेंसिव काम है कि करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए कुछ होते ही नहीं है। और तो चाय क्यों चुना तुमने? अगर ये चीज, चाय हमने नहीं चुना था, हमने चाय नहीं चुना था। हम बहुत ओपन माइंड से हमने बिजनेस किया था। अब मेरे ख्याल से जब तुमने ये स्टार्ट किया होगा उस समय चाय को वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो आज है। सर, चाय टैबू थी। चाय एक कंप्लीटली टैबू था। लोग करना तो छोड़ दीजिए, बात नहीं करना चाहते थे इस बारे में, क्योंकि चाय मतलब अनटचेबल चीज थी। तो उस समय जब स्टार्ट किया था तब सोचा था कि इसको एक ब्रांड की तरह बनाएंगे? नहीं सर, इसमें एक्चुअल क्या था कि ये मार्केट सर्वे या साइकोलॉजी की चीज होती है। जब हमने किया था
तो देखा कि उस समय पे कॉफ़ी शॉप्स होती थी, सीसीडी चलन में था, कोस्टा कॉफ़ी भी थी, बरिस्ता, लवाजा, और ये चलते थे। और आई थिंक वहां पर आप मतलब एज अ हेल्पर काम कर रहे थे जो आपने शुरू किया था सीसीडी। सर हमने कुछ फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस हमने कई जगह पे काम किया था, चीज़ों को इंटरनली जानने के लिए। ओके। बारबेक्यू नेशन, कैफे कॉफी डे, कुछ लोकल ढाबे थे। मैं इसलिए ये चीज पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो उनको भी एक इंसाइट मिले कि जब वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जैसे कि फूड या कोई भी वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, जैसे आपने किया। आपने एक कई जगह, जैसे आपने बताया ना कि आपने छोटी छोटी जॉब्स करी, एक्सपीरियंस लिया, रेदर देन तुरंत स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से तुरंत तो आपने स्टार्ट नहीं किया। नहीं सर, होटल मैनेजमेंट कम से कम 3 साल बाद स्टार्ट किया। उसके 3 साल उसके बाद 3 साल क्या क्या किया फिर? रिसर्च किया था, जो स्किल्स थी उसको होन अप करने की कोशिश की थी। कॉलेज में तो आपको वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो, हाँ, Practical. कॉलेज की जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं वर्ल्ड से, पर जो अप्लाई करने वाली चीज़ें होती हैं, रियल वर्ल्ड नॉलेज जो होती है, रियल वर्ल्ड में ही मिलती हैं। तो हमने जॉब करके सीखना चाहा कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम करती हैं, इंडस्ट्री में क्या चीज़ें काम करती हैं। फिर उसके बाद किस चीज़ की एक्चुअल में नीड है। लोग जब बिजनेस करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, आजकल फूड इंडस्ट्री हुआ या कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्लैमरस हैं, मेरा बस ये कहना होता है कि आप जब आ रहे हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट से लोग ये समझ लेते हैं कि मॉनिटरी पैसा। गलत है। वो इजी पार्ट है, पैसा मैनेज आप शायद कर सकते हैं। लोगों को लगता है वो कठिन पार्ट है, पर नहीं, वो इजी पार्ट है। मेरा कहना होता है इन्वेस्ट कीजिए अपनी स्किल्स में। ये टफ पार्ट होता है क्योंकि आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर आप किसी भी, आप हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते हैं तो फर्स्ट हैंड आप खुद जाके नॉलेज लीजिए, कस्टमर क्या फील करता है, कस्टमर क्या चीज़ चाहता है। कई बार कस्टमर्स को पता नहीं होता वो क्या चाहता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पता नहीं होता उसको क्या चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडस्ट्री के दिग्गज कहते हैं, इवन स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था। तो आपको जज करना होता है ग्राहक को क्या चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, ओबराय होटल के बारे में सब जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी में वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उनके जो करंट ओनर है विकी ओबराय, इनके पापा ने वो चालू किया था। अपने करियर के स्टार्टिंग के 10 साल वो बस पार्टी किए थे। लोगों को लगता था कि वो पार्टी कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उन्होंने बताया कि हम पार्टी नहीं करते थे, सारी दुनिया के बड़े होटलों में जाते थे, उनकी सर्विसेज को लेते थे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते थे और देखते थे क्या चीज़ हमारे पास कम है या क्या किसी के पास ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक फूड इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा जानता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कहीं और जा करके एक्सपीरियंस करना, जज करना अपने आप को। ये कांस्टेंट पार्ट होता है हमारी काम का। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जाइए, खुद काम कीजिए, जो स्किल्स आपके पास नहीं हैं उनको आप एक्वायर कीजिए, मैन पावर मैनेजमेंट सीखिए, सब चीज़ें होती हैं। और आज बेसिकली आपको, आपके साथ बात करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पूरे इंडिया में एक माहौल है फूड को लेके, नए नए स्टार्टअप्स को लेके, और खासकर चाय को लेकर बहुत ही ज्यादा एक, वही जैसे आपने बताया ना, ग्लैमरस। एक बहुत सारे लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ रहे हैं, लोग अपने बिजनेस चेंज कर रहे हैं या इसी तरह के कई सारे काम कर रहे हैं। तो फोकस अगर हम उन पे कर रहे हैं कि जो लोग एक अपना जॉब छोड़ के या ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार गलत मोशंस भी होते हैं उनके दिमाग में कि ये तो बहुत मार्जिन वाली इंडस्ट्री है, इसलिए भी वो उसकी तरफ खिंचाव होते हैं, या बड़ा इजी है, जैसे आपने बोला कि हमारे पास एक फिक्स बजट है, हमारे पास 4 लाख 5 लाख का बजट है और हमें इस चीज स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लोग जो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको वो एज एन स्टार्टअप या एक नए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे जा रहे हैं, क्या आपकी तरफ से क्या 3-4 सलाहें होंगी कि आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे? ये 3 सलाह। सर बहुत टेढ़ा सवाल है ये तो। इसमें कि फेलियर के चांसेस तो हमेशा रहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सारी चीज़ आपके हाथ पे नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर की होती हैं। हम लोग उसको फेट कह लेते हैं, चाहे जो कह लीजिए।
तो आप देख लीजिए पहले आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फेलियर आप कुछ कितना भी अच्छा कर लीजिए, फेलियर के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ करना चाहते हैं आप तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए, बड़ा मत कीजिए, कभी नहीं बड़ा कीजिए, हमेशा छोटे से कीजिए और कीजिए। शायद कोई चीज किसी के लिए काम करती है, कोई चीज किसी के लिए काम करती है, तो एक फार्मूला दे पाना मुश्किल होता है उनके लिए क्या चीज काम कर रही है। छोटा करने में क्या होता है कि फेलियर्स भी जब होते हैं तो आप ऑन द जॉब सीख रहे होते हैं, आप इम्प्रोवाइज करते हैं इमिडिएटली और चेंज करते हैं। फेलियर के लिए रेडी रहिए, ऑन द जॉब सीखिए और चेंजिंग कीजिए, अपना कोर्स करेक्शन कीजिए और हो जाएगा। स्किल्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप फॉर्मल कहीं जाके चीज़ों को सीखिए, फॉर्मल कहीं जाके जॉब कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप इंडस्ट्री का आप जज कर पाएंगे कि यहाँ कहीं आप सिर्फ ग्लैमर में तो नहीं ना आ रहे हैं। वंस आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे और पाएंगे कि 12 घंटे खड़ा होना होता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये लव है कि इन्फैचुएशन है। दोनों में से डिफरेंस होता है। हम लोग बाहर से रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, पर शेफ्स की लाइफ को जाके देखिए, वो खाना तक नहीं खा पाते हैं ठीक से। तो आप जब इन द हाउस जाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसका डिफरेंस पता करना सर बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि जब एक लड़का लड़की मिलते हैं तो ये जजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि उनका सच में मोहब्बत है कि सिर्फ एक लगाव है। बहुत सारे लोगों का फूड में जाने का एक ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, उनको लगता है फूड कॉस्ट बहुत कम आती है, मार्जिन्स बहुत ज्यादा है। सर इसमें एक टाइम पे कभी सही थी ये बात, आज से 25 साल 20 साल पहले। उस समय पे फूड कॉस्ट काफ़ी कम हुआ करती थी। उस टाइम पे मैन पावर की कॉस्ट ही बहुत कम हुआ करती थी। आज से 30 साल पहले इनफैक्ट कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसा थे कि जो कि सिर्फ खाने और रहने को देते थे, सैलरी नहीं देते थे। एक टाइम था ऐसा। आज चीज़ें 180 डिग्री पे जा चुकी हैं। फूड कॉस्ट हर चीज़ की बहुत बढ़ चुकी है, मैन पावर की कॉस्ट भी बहुत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसे किसी और बिजनेस में होता है, आप नहीं सर, ज़्यादा हो चुका है। आप अगर सही क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स अगर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोग हैं, आप लोग फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप लोग को पता है काफ़ी कि फूड कॉस्ट कितना ज़्यादा जा चुका है। जो लोग बोलते हैं कि आपका इतना महंगा क्यों है, पर एक्चुअल में वो चीज़ें महंगी नहीं है। आप घर पे भी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों क्या इतना सस्ता कैसे दे रहा है ये। वंस एक बार आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ऊपर से फिर ओवरहेड्स, रेंट, प्रमोशंस, 50 प्रकार के खर्चे जो होते हैं वो जोड़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि लोग ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं। एक्चुअल में सच्चाई ये है। सही में बाहर से देखने पे जितना ही ज्यादा ग्लैमरस फैसिनेटिंग ये बिजनेस दिखता है, असलियत जी से बिल्कुल। और मैम यहाँ पे काम करने वालों को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि फूड बिजनेस, एक्चुअल में फूड बिजनेस शायद 20 या 25% है। रेस्ट ऑफ 75% पीपल्स बिजनेस है या मैन पावर मैनेजमेंट है। वो लोग जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर, वो लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय। आप याद रखिए, आप कोई डॉक्टर नहीं है कि जो कि पूरा शो अकेले चला रहे हैं। आप टीम लेके चल रहे हैं। टीम को जरूरत होती है लोगों की साइकोलॉजी समझने की। एक्चुअल में काम आप नहीं कर रहे होते हैं। आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी दुकान तो बंद नहीं ना होगी ना, आपके लोगों से करना होता है। ये की पॉइंट होता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो भी आते हैं, नंबर 1 होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ में कितनी अच्छी हार्मनी बना सकते हैं, विशेष तौर पे अपने स्टाफ के साथ में और अपने कस्टमर्स के साथ में। इनकी साइकोलॉजी को पकड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग चोट खा जाते हैं। लोग अपने स्टाफ को नहीं समझ पाते हैं, गाली देते हैं कि यार इसको 500 रुपये ज़्यादा मिल गए, भाग गया, या फिर नहीं मिल रहा है कोई। उनके माइंडसेट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया उन्हीं लोगों से भरी हुई है, वही लोग जाकर के कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आजकल एक बड़ा जनरल सा एक नोशन है, जो लोग मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, छोटे शहर से हैं, वो सब सोचते हैं यार हमको कुछ स्टार्ट करना है, तो वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर फूड बिजनेस में आने का प्लान करते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो ठान लिए हैं कि नहीं मुझे तो फूड बिजनेस में आना है, काम करना है,
तो ऐसे लोगों को आप सलाह क्या देंगे? क्या वो पूरी जॉब छोड़ के आए? क्या उनकी वाइफ अगर है तो वाइफ को बोले सर कि तुम एकदम क्लियर कट चीज है, पहले आप खुद को जज कर लीजिए। अगर आप पूरी लाइफ देने के पीछे पड़े हुए हैं तो 2 महीने देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। 2 महीने का आप पार्ट टाइम जॉब कहीं कर लीजिए। सर शादी के पहले अगेन हम एक एग्जांपल लड़का लड़की का दे रहे हैं, जज कर लीजिए ये सच में मोहब्बत प्यार है या सिर्फ एक लगाव है। जब आप जाकर के काम करेंगे 2 महीना कहीं पे, कुछ नहीं, बहुत इजी है जॉब्स मिलना, मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए। अब वो आप सिर्फ सपने देख रहे हैं तो अलग चीज है, पर अपना भी काम करने जाएंगे तो मेहनत तो करेंगे ना। आप जाके पहले बिजनेस में मेहनत करके देख लीजिए कि एक्चुअल में आपको वो काम से प्यार है या नहीं है। कहीं पे कोर्स करके देख लीजिए, बहुत इजी है, 5,000 6,000 10,000 रुपए में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अच्छे। आप जाके देखिए कि एक्चुअल में वो मेहनत आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। घर पे एक अच्छी डिश बना के खिला देना अलग चीज होती है, और प्रोफेशनली उस चीज को करना पैसे लेकर के वो अलग चीज होती है, और डेली करना अलग चीज है। तो आप जहां पूरी लाइफ डेडिकेट करने जा रहे हैं तो आप 2-3 महीने में डेडिकेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आलसी हैं। खैर यश, जब आपने डिसाइड किया 12 साल पहले कि आपको नुक्कड़ कैफे शुरू करना है, लखनऊ आपने फिगर आउट किया, तो ये जो एक था आपने शुरू किया, क्या वो बहुत ही शुरू करते ही क्विक सक्सेस थी या फिर वहां तक पहुंचने में समय लगा? मैम सक्सेस से क्या मतलब है? मॉनिटरी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर कस्टमर्स के टर्नअप की बात कर रहे हैं? मोर लाइक कि कस्टमर का रिस्पांस शुरुआत इमीडिएट। इमीडिएट। एंड क्या लगता है आपको, क्या रीजन था उसके पीछे आपको कि कस्टमर इमीडिएट आपसे जुड़े? ये अगेन साइकोलॉजी की चीज है मैम। ये हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता था, आज भी लगता है, लोग ऐसी चीज क्यों बेच रहे हैं जो यूरोप में बिक रही है। आप ऐसी चीज बेचिए जो कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता है। सो यश, जैसे कि हमारा नाम है ना पॉडकास्ट का, बिहाइंड द सक्सेस, तो अब अगर हम आपसे पूछें आपकी सक्सेस के पीछे किन लोगों का हाथ रहा है, किन परिस्थितियों का हाथ रहा है, क्या मेजर ऐसे लोगों का रोल रहा है? सर मेरा सक्सेस से मतलब ये है कि जो आपका पोटेंशियल है आप उसको कितना यूटिलाइज किए हुए हैं। काम अच्छा चल रहा है, कम से कम 25 लोग हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, उनका घर चल रहा है उससे, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा है। पर जो पोटेंशियल है जिसको आपने अभी तक टैप नहीं किया है, खुद का चाहे मार्केट का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी आगे काम करना बाकी है। नहीं, डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करेंगे आगे भी। अभी आपको लगता है ये 10 साल 12 साल के सफर में बहुत कुछ सीखा, जाना, एक्सपीरियंस गेन हाँ किया? सर, रोज ही सीखते हैं, रोज ही सीखते हैं। लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग पार्ट है सर। सिर्फ सीखना ही ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ हमने कल सीखी थी आज गलत हो चुकी है, उसको अनलर्न करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब सर ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी बंदे को, बिजनेस को, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, हर परिस्थिति के लिए अलग लॉ होते हैं। जो चीज़ कल सही थी या उस परिस्थिति में सही थी वो आज सही नहीं है। तो आप लर्न कीजिए, फिर से उसको लर्निंग भूल जाइए और फिर से चीज़ों को तो मेरे ख्याल से आप कह रहे हो कि डायनेमिक रहें। हमेशा सर, हमेशा सर, बिल्कुल। और सर हम लोग जो छोटे ब्रांड्स हैं ना, में बहुत फायदा है। आप डरिए मत बड़े ब्रांड से, कभी मत डरिए कि बहुत बड़ा ब्रांड है यार ये तो हमें खा जाएगा। नहीं, आप हमेशा एज पे रहेंगे। हमेशा आपको फायदा इस बात का है कि जो मार्केट के चेंजेस है ना, आप उस पर खुद को चेंज कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स के पास ये बेनिफिट नहीं होता है, उनको सर वो सालों लग जाते हैं उनको माइनर सा एक प्रोडक्ट चेंज करने में। आप लास्ट टाइम खुद सोचिए कि मैकडॉनल्ड्स ने लास्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट उसका क्या था जो उन्होंने नया लॉन्च किया है। आपको सोचना पड़ जाएगा सर। स्टारबक्स जैसी कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर पड़ जाते हैं सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, और वो भी फेल हो जाता है। आप बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट है। छोटा जो होता है बंदा ना, वो डांस कर सकता है मार्केट के ट्यून्स पे। बड़े जो हाथी होते हैं ना, उनको गर्दन घुमाने में मेहनत लग जाती है। तो छोटे बिजनेसेस का सर ये बहुत बड़ा फायदा है। आप मत डरिए बड़े ब्रांड से। बिल्कुल। अच्छा, तुमने इतनी जर्नी की बात करी, वही मैंने पूछा, तुमने 10-12 साल में बहुत सारी चीजें सीखी,
अब अगर 10 साल की जर्नी का हम निचोड़ निकालें या 12 साल की जर्नी का, तो अभी एज आपका कितना है? सर 40 साल के हो चुके, 40 42 के। तो अब अगर 40 साल का यश 28 साल के यश को क्या सलाह देना चाहेगा? जब उसने शुरू किया था, कोई ऐसी 2 चीज 3 चीज या एनीथिंग जो तुमको लगता है कि मैं जब 28 का था ये मुझे चीज पता होती तो और मेरे आज लिए मैं और इजी या होता है, जो आपने ये 10 साल में 12 साल में सीखी? पीपल स्किल्स को होन और फास्ट करना चाहिए। पीपल स्किल से क्या मतलब है? सर देखिए, काम आप नहीं करते हैं, ये बात हर एंटरप्रेन्योर को समझ लेनी चाहिए। काम हम नहीं करते हैं, हमारा काम, एक्चुअल काम जो है वो चाय बनाना या डोनट बनाना नहीं है। हमारा काम हमारे लोगों को मैनेज करना है। हमारा एक्चुअल बिजनेस यही है। एक्चुअल बिजनेस डोनट बनाना या चाय बनाना नहीं है। एक्चुअल बिजनेस है जो वो काम करने वाले लोग हैं उनको सही जगह पे सेट करके रखना। हाँ, हम उसको पीपल्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कस्टमर्स भी आ जाते हैं। So you count customers and staff both into this. इनकी समझ रखना, इनको डील करना बहुत ज़रूरी है। चूंकि हमने नौकरी भी की है तो हमें पता है कि सपोज करिए कि एक मॉर्निंग में फ़ोन आता है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, तो हमें गुस्सा आता है एज अ ओनर। पर अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैठ के सोचा जाए तो वो भी गलत नहीं है। He needs a break है। ब्रेक चाहिए हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकता है। अगर लेडी है तो उसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इन कंपैरिजन टू किसी जेंट्स के। वो अंडरस्टैंडिंग रखना, वो एम्पैथी रखना अपने स्टाफ के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। ये मैनेजमेंट का आपका पार्ट है। आप जितनी जल्दी इस स्किल को एक्वायर करेंगे, आपका बिजनेस उतना स्टेबल होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप 3 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं। क्योंकि कई लोग के सीजन्स खराब हो जाते हैं इसी रीजन से कि उनका मेन शेफ भाग गया या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ चला गया, जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हम लोग तो ऑल ओवर एक एक्सपीरियंस सेल करते हैं कस्टमर को। इसी बात से मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब तुमने बताया ना कि मेन शेफ चला गया, अब वो एकदम से बिजनेस, अब भाई दुकान तो बंद होनी नहीं, आउटलेट तो आपका चलना है। इस स्थिति के लिए आप क्या किसी को सजेस्ट करते हो जो लोग कुछ नया सोचने जा रहे हैं? कैसा सिस्टम होना चाहिए कि इन सारी चीजों को वो लोग शुरू से देखते हुए चलें कि क्या करना चाहिए उनको? सर देखिए, इसमें मेरा फील्ड बहुत लिमिटेड है। इस प्रॉब्लम को हमने पहले बहुत समझा था इस बारे में। तो हमने पहले ही ये सोचा था, अपना बिजनेस मॉडल ही उसी आधार पे बनाया था कि हम लोग सिस्टम ओरिएंटेड काम करेंगे। हम लोग मैन पावर पे, स्पेसिफिक मैन पावर पे डिपेंड होकर काम नहीं करेंगे। ये मेरा पहले दिन का मेरा टेक था कि अगर एक व्यक्ति नहीं आए तो दूसरा व्यक्ति भी वो काम कर ले। आप जब कोई काम फूड को बनाते हैं तो 2 पार्ट होते हैं कमर्शियली जब आप करते हैं तो। एक तो होता है उसमें ह्यूमन टच, दूसरा होता है उसकी एसओपीज, वो मैकेनिकल टच आप उसको कह सकते हैं, जो कि एज अ मैकेनिक कोई बंदा कुछ भी कर ले, जैसा ही मैकडोनल्ड्स में होता है। और दूसरा होता है ह्यूमन टच, जो घरों में आता है या फिर गोरमे रेस्टोरेंट्स में आता है। हमारा काम होता है इसका एक कॉम्बिनेशन रेडी करना। मैकेनिकल टच से फूड में कंसिस्टेंसी आती है, कॉन्टिन्यूटी आती है और स्टेबिलिटी आती है। ह्यूमन टच से फूड में एक डिफरेंशिएशन आता है। वो मेंटेन करने के लिए हमने पहले ही तय कर लिया था कि दोनों का एक रेशियो बना के रखा है, इससे ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे। वो 70-30 का मेरा रेशियो है। हर बिजनेस का अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जहां सेलिब्रिटी शेफ होते हैं, वो 100% ह्यूमन टच पे काम करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जैसे पिज्जा हट हुआ, डोमिनोज हुआ, चाहे मैकडोनल्ड्स हुआ, वो मैकेनिकल टच पे कंप्लीटली काम करता है। एक सेट एसओपी होती है, जरा भी दाएं बाएं नहीं होते हैं। हमने सर इस पे पक्का किया था कि हम लोग स्पेसिफिक मैन पावर पे डिपेंड कभी नहीं रहेंगे। मेरी दुकान बंद नहीं होगी, एक बंदा अगर चला जाएगा तो, या तो हम चले जाएंगे। तो जो लोग सोचते हैं एक सर एसओपी बनी होती है, 100% एसओपी बनी होती है। अब अगेन वो हमेशा राउंड द ईयर काम नहीं करती, आपको इतना विजिलेंट होना पड़ता है।
मैन पावर जिसको आपने ट्रेनिंग दी है आप ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग का बैकअप भी होना चाहिए। हमारे मेन्यू के लिए ईजी है, पर वही अगर कोई बंदा इटालियन या फिर नॉर्थ इंडियन फूड बना रहा है, साउथ इंडियन, तो उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो यश, बेसिकली आजकल का जो यंग जनरेशन है वो उसके लिए उसकी तरफ से समझो एक सवाल है जो मैंने कुछ पहले भी पूछा, उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक। अगर कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, पहली बार निकला है, उसने मन बना लिया है और बाकी सारी अपनी स्टडी कर ली है कि मुझे फूड में जाना है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाना है, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी नहीं है, वो सोच ही रहा है अभी, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? वो ये सारी चीजें, प्रोडक्ट के इनोवेशन, उससे रिलेटेड सारी तैयारी, अपने शॉप को या कैफे को कैसे खोलना है, इसके पीछे की जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट होती है वो ये खुद फिगर आउट करे, भले 6 महीने में करे या साल भर में करे, मे बी इवन लेस और मोर, या वो एक आसान रास्ता ले कि वो एक फ्रेंचाइज में चला जाए, किसी भी एक ब्रांड का फ्रेंचाइज ले ले। तो आपका क्या टेक है कि खुद का होना चाहिए, स्टार्ट करें, सब मेहनत खुद से करें हो, या एक जो चलता हुआ ब्रांड है उससे लेके थोड़ा इजी कर लिया जाए अपने काम? सर एज्यूम कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र 25 साल है, वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है? 25 से 35 के बीच में आजकल ओके है, उसके पास फंडिंग भी है अवेलेबल, उसके पास है। हम एज्यूम करते हैं कि वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, वो फर्स्ट टाइम एज अ बिजनेस में आ रहा है और उसका पहला या दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, वो शायद कहीं पे छोटा मोटा जॉब कर रहा है या फिर खुद को भी फिगर आउट कर रहा है इसमें जाने में, इंडस्ट्री में। अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज कम है, फंडिंग ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत है, या फिर जितना आप सोच रहे हैं ऑलमोस्ट उतनी है, तो मेरा को स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे कि आप खुद का वेंचर ओपन कीजिए। फ्रेंचाइज में आपको वो एक फायदा मिलेगा कि सारी बना बनाया सिस्टम आपको मिल जाएगा जिसको कॉपी पेस्ट करके आपको सिंपली बिजनेस चलाना होगा। कई बार ऐसा होता है बिजनेस चलते हैं, कई बार ऐसा होता है बिजनेस नहीं चलते हैं। जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी बेच रहा होता है उसका पर्पस ये नहीं होता कि आपका बिजनेस चले। बहुत कम ही फ्रेंचाइजर्स ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ फ्रेंचाइजर्स को अपनी फ्रेंचाइजी मनी से काम होता है, वो बेच के निकल जाते हैं। नाम नहीं लिया जाएगा पर आप सबकी लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ फ्रेंचाइजीज का बस यही काम होता है। चलने के बाद भी फ्रेंचाइजी ऐसी शादी होती है जिस पर डिवोर्स होना ही होना होता है। आप लाइफ लॉन्ग नहीं बना के जा सकते हैं। बहुत बेस्ट ईयर्स आपके रहेंगे तो 5 साल, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, उतना भी चल गया तो बहुत है। अगर आपकी उम्र कम है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके अंदर, कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए खुद के ऊपर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को टेस्ट कीजिए। देखिए, कोई ब्रांड जो डेवलप किया गया है बेंगलोर में या बॉम्बे में, वो आप ये सोच के अगर ला रहे हैं कि लखनऊ में हम लाके उसको चलाएंगे या फिर प्रयागराज में चलाएंगे या फिर आप कोहिमा में चलाएंगे, बहुत छोटी छोटी शहर हैं, कई सारे शहर हैं इंडिया के, और आप सोचेंगे कॉपी पेस्ट मॉडल चल जाएगा, तो इसके चांसेस कम होते हैं। आप लोकल हैं, आपको पता है कि आपका लोकल टेस्ट के हिसाब से क्या चीजें जाएंगी। ब्रांड फ्रेंचाइजीज का फायदा ये होता है कि उनके डिजाइनर्स अच्छे होते हैं, उनकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। सर ये चीजें आप भी कर सकते हैं, उनसे अच्छी कर सकते हैं अगर राइट काइंड ऑफ पीपल को आप हायर करें। तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे आप खुद का काम कीजिए। जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं आपके मेन्यू का, क्या मेन्यू प्रिपरेशन है आपका, तो मेरे ख्याल से व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग कि जो हैंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर अपने ब्रांड को डेवलप करें, और जिनको लगता है उनके पास ना इतना समय है ना वो इतनी और मेहनत, पैसे भी अगर उनके पास ज्यादा हैं तो फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं। तो आप एक फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं, वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो भी ठीक, बुरा ऑप्शन नहीं है, ठीक ऑप्शन है, पर उससे भी आप लर्निंग अपनी करते रहिए। ये मान के ना चलिए कि फ्रेंचाइजी आपकी हमेशा के लिए है। फ्रेंचाइजीज हमेशा के लिए नहीं होती हैं। आप अगर समय आपके पास नहीं है, पैसे आपके पास सफिशिएंट है, तो आप फ्रेंचाइजीज के लिए चले जाइए। पर अच्छा, इसी में एक सवाल आता है, अगर आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं या आपने अपनी एक ब्रांड बनाया, अब आप उसको स्केल अप की स्थिति पे आ गए हैं, आपने कुछ साल लगा लिए और नाउ यू वांट टू स्केल अप, तो कहीं ना कहीं क्या स्केल अप करने में ऐसा होता है कि
हमारा इंग्रेडिएंट या हमारी जो प्रोसेस होती है वो हैम्पर कर रही होती है, क्योंकि हम बहुत कुछ वही जैसे है ना, ह्यूमन टच कम होने लगता है जब हम स्केल अप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल वाली चीजें बढ़ रही होती हैं। सर बिजनेस की जब आप स्केल अप कर रहे होते हैं ना, तो आत्मा उसकी उस स्पीड से मरती है जिस स्पीड से आप स्केल अप कर रहे होते हैं। बुटीक जो कॉन्सेप्ट होता है ना सर, वो चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ड्रेस वियर हो, जो बुटीक्स होते हैं ना, ओनर ऑपरेटेड छोटे से, एक किसी बंदे पे डिपेंडेंट वाले, उनकी सोल ही अलग होती है। आप जितना स्केल अप करेंगे उसकी सोल उतनी मरती जाएगी। इसका भी कोई बचाने का कोई रास्ता नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप स्केल अप करेंगे तो बिजनेस आप जायंट बनते जाएंगे। जायंट जो होता है ना, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो मार्केट को लेकर के इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता है। जब आप छोटे होते हैं ना, तो हर कस्टमर की नीड का आप ध्यान रखते हैं। राइट। तो वो ये चीज जो है वो अनएविटेबल है स्केल अप के साथ में। मैकडोनल्ड्स आपको इतनी ज्यादा प्राइवेट सर्विस नहीं दे सकता है जितना कि लोकल आपका जो ठेला वाला होता है, वो आपका पानी पूरी या पानी का बताशा या गोलगप्पा, जो भी आपके लैंग्वेज में बोलते हो, वो आपके हिसाब से क्यूरेट करके दे देगा आपको। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग इस बिजनेस में आ गए हैं या आने का सोच रहे हैं, शुरू में तो दे डोंट रियलाइज कि इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या कॉस्टिंग आती है, मेरा कितना मार्जिन है। क्योंकि डेफिनेटली हर फूड एंटरप्रेन्योर जो इसमें घुसता है, शुरू में लगता है बहुत मार्जिन है, लेकिन उतने मार्जिन नहीं होते हैं। अगर आप अच्छा सामान दे रहे हैं, आपकी फूड कॉस्ट बढ़ती है। तो लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे लोग फिर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपनी सामान की क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनका शुरू में एक अलग क्वालिटी थी और ओवर द टाइम 6 महीने साल भर में उनकी क्वालिटी चेंज हो गई। तो कितना ये एडवाइजेबल है, या इसको कैसे टैकल किया जाए? जो लोग यंग नए बंदे नया बिजनेस में वो घुसा है, अब वो सर आपको ना अपने कुछ ना वैल्यू सिस्टम ना लिख के रख लेने चाहिए। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, टाइम के साथ में ना आप डेविएट कर जाते हैं, तो लिख के रख लेने चाहिए। हम यही बना के देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे 100 ग्राहक वापस चले जाए, पर हम इतना ही बनाएंगे, इतना ही बेचेंगे, या फिर इससे नीचे का शेल्फ लाइफ का माल नहीं बेचेंगे। आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी की बात कर रहे हैं सर, हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। फूड में जो क्वालिटी आती है ना, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं। फूड का कितना फ्रेश है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, उसका जो प्रिपरेशन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। आजकल इंडस्ट्री छोड़िए, घरों में ट्रेंड चल गया है क्विकनेस का, इंस्टेंट का। ये हमारी फूड इंडस्ट्री के लिए जहर होता है। फूड इंडस्ट्री के लिए, फूड के लिए जहर होता है। क्विकनेस से मुझे, जैसे कि आजकल बड़ा कैफेज में कोल्ड कॉफी के सब मिक्सचर्स आते हैं। अरे सर, इंडस्ट्री डोमिनेटेड चीजें हैं। एक अच्छी चीज आप घर पे भली प्रकार से आराम से बना सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी है फैक्ट्री का डब्बा लेकर के आने की, पाउडर का, जिससे तमाम प्रकार की ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्यों आप ऐसे चीजें लेके आ रहे हैं जिसमें इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। कई बार डिक्लेयर भी नहीं होता वो क्या। चाय के भी प्रीमिक्स आ गए। बिल्कुल आते हैं सर, हर चीज के आते हैं। आप फ्लाइट में जाइए ना, क्या मिलता है? गर्म पानी के साथ आपको प्रीमिक्स ही तो मिलता है ना। कॉफी का या चाय का, सांभर का मिल जाता है सर, दाल मखनी का मिल जाता है। क्या जरूरत है? पहली बात तो समझिए, अच्छी चीज जल्दी नहीं बनती। ये बात आपकी। अच्छी चीज सस्ती नहीं बनती। आप सर बेकरी से जुड़े हुए हैं, आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि आप एक केक जो आप घर पे फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं और एक केक जो मार्केट का प्रीमिक्स लेके आते हैं, दोनों में क्या फर्क है। शायद कस्टमर्स, जो बहुत पैशनेट कस्टमर्स होंगे, वो जज कर पाएंगे। फिर वो पूछेंगे कि क्यों आपका महंगा है, क्यों सस्ता है। आप लोगों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पर कस्टमर्स को इस बात को समझना चाहिए कि आप उस दुकान में जाइए जहां की प्रिपरेशन फास्ट नहीं होती है। हम ठेले वालों को इसलिए 5 स्टार होटल वालों से हमेशा अच्छा मानते हैं। वो बंदों के पास फ्रिज नहीं होती है, उन बंदे के पास कोई फैक्ट्री का माल नहीं होता, डिस्पोजल नहीं होता, पत्ता होता है सर। वो ताजा बनाते हैं, जो बचता है फेंकते हैं, भिखारियों को देते हैं, चले जाते हैं, नया माल लेके आते हैं। हाइजीन में पीछे रह जाते हैं। बस यही एक रीजन है कि वो लोग थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट कम करते हैं। सो यश, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, स्टाफ हो गया, इंटीरियर हो गया, आप खुद हो गए, बट
एक्चुअल में बिजनेस किस चीज से चलता है, धंधा बनता कैसे है ना। धंधा बनता कैसे है? रिपीट कस्टमर से। रिपीटेड कस्टमर्स। ओके, सो आपको क्या लगता है बिजनेस में कितना परसेंट रिपीट कस्टमर इज ए गुड? सर मैम बस एक बात समझिए, आपने वंस दुकान खोल ली, सारे पैतरे अच्छे कर लिए, सब कर लिया, कस्टमर को आपने फर्स्ट टाइम ग्राहक जो आता है ना, वो आपकी बाहर की चीजों को देख के आता है। सेकंड टाइम ग्राहक जो होता है ना, वो आपको देख के आता है एक्चुअल में क्या उसको दे रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सीधी सी बात है। ग्राहक दोबारा आएगा तो धंधा चलेगा, ग्राहक नहीं आएगा दोबारा धंधा नहीं चलेगा, एकदम क्लियर कट बात है। आप दुकान खोल रहे हैं, बैठिए, ग्राहक आए, कोशिश कीजिए कि उसको अगली बार आने के बहाने आप दे दीजिए। और वो बहाना क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें, होल इट्स अ होल पैकेज। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, आपको लोडेड बैठना है। आपकी मार्केटिंग से आपने कैसे कस्टमर को एक्वायर किया है, किसी सोशल मीडिया की मार्केटिंग के थ्रू, अपने एक्सटीरियर के थ्रू, अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू। पर सेकंड टाइम वो आएगा जब वो चीज को खा रहा है, उसको पसंद आएगी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं, वो होल पैकेज उसको कैसा लगा है, तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और वो आएगा तो ही आपका धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये एकदम रॉ बात है। रेलवे स्टेशन पे पानी की बोतलें आप बेच सकते हैं, उसमें आपको इश्यू नहीं आता। पर अदर देन दैट, आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको रिपीट कस्टमर चाहिए ही चाहिए। वही कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, जो बाहर जाके आपके लिए गाने गाता है, और वही कस्टमर आपको अपना पैसा दोबारा लाके देता है। और वही आएगा तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप रोज नए कस्टमर एक्वायर करते रहिए और रोज अपने कस्टमर्स को लूज करते रहिए। ये एंडलेस साइकिल होगी, बहुत पैसे होंगे, बहुत ज्यादा पैसे होंगे, वो भी बर्न करते करते एक दिन खत्म हो जाएंगे। पर अगर आपको किसी दिन, मत घबराइए कि आपने दुकान खोली है, सिर्फ 3 फुटफॉल हुए हैं। आपको इन 3 फुटफॉल को फिर से एक फ्रिक्वेंसी आप तय कर लीजिए कि 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, या अगले दिन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, वो कब कस्टमर दोबारा आता है। अगर वो आता है तो आपकी जीत है। हर बार उसको रिपीट करते चले जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियली आपका कस्टमर बेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप नहीं संभाल पाएंगे। वो पीरियड शायद 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का, साल भर का। अगेन, हर इंडस्ट्री के लिए, हर शॉप के लिए अलग होता है। जैसे मेरी चाय की दुकान है, हमारे यहाँ पे लोग दिन में 3 बार आ जाते हैं। फाइन डाइन रेस्टोरेंट में लोग 3 महीने में 1 बार जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिफर करती है अलग अलग। पर अगर ग्राहक दोबारा आएगा तो ही जीत है, नहीं तो आपकी हार है। अच्छा, एक सवाल वही लोगों के जो लोग इसको देखेंगे भी, किसी किसी के पास अपना लिमिटेड बजट है और वो एंटर करना चाह रहा है इस इंडस्ट्री में, तो आदमी मन में लेके चलता है। तो एक ऐसी रैंडम पूछना चाह रहा हूँ, एक अगर उसको छोटा सा एक जैसे चाय का हो गया या कोई कैफे हो गया जहाँ पे वो बेवरेजेस रख रहा है, कुछ नॉर्मल, कुछ सैंडविच, पास्ता, छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें रख रहा है, उसको कितना लगना चाहिए कि एक छोटा सा आउटलेट खोलने में, क्या कितना उसका इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इतना? सर आप तो आजकल देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, लोग सड़क पे अपनी गाड़ी से जाते हैं और केक्स बनाते हैं और रोड पे एक स्टैंड लगा के बेच रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो अगेन बता रहे हैं, आप आलसी हैं, आप बहानेबाज हैं। फर्स्ट टाइम काम करने जा रहे हैं तो पहली बात, बेशर्मी लेके आइए। ये जो लिहाज आपका होता है कि हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये काम छोटा, ये काम बड़ा है, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। ये लिहाज आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचिए ना, कुछ बच्चे थे या कुछ कपल था, हमने देखा था, ये बोल्ड स्टैंड है कि वो कार से गए, घर से उन्होंने कुछ चीज केक्स बेक किए और रोड पे सिंपल कुछ भी नहीं लगा, एक स्टैंड, एक टेबल लगा दिया बस। टेबल तो घर पे आपके बच्चे पढ़ते होंगे, वो टेबल होगी, सबके पास होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट को छोड़ के सर आप बताइए क्या खर्चा आपका बैठा। सारा माल आप आज बेच के गए हैं तो 0 इन्वेस्टमेंट से काम हो रहा है सर। ये एक सर आपको दिमाग सोचने का जो है ना, सोचते रहिए, ढूंढते रहिए। जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो इनोवेशंस आते हैं। जब आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो आप इनोवेट नहीं कर पाते हैं, सेट रास्तों पे आप चले जाते हैं। हाँ, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना तो आप इनोवेट करते हैं, और वो दिमाग पे जोर देना बहुत जरूरी है। आज बिजनेस करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो चुका है सर। कस्टमर्स बहुत अवेयर हैं, वो जानते हैं कि बड़े दुकान हो चाहे छोटी दुकान हो,
क्वालिटी दोनों जगह पे अच्छी मिल जाती है। वो जज अच्छा, आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसा नहीं था। लोग बड़े होटलों में जाते थे, खराब चीज खाते भी थे और कंप्लेंट तक नहीं करते थे। वो सोचते थे कि बड़ी जगह है तो शायद अच्छा ही होगा। ये 5 स्टार आज कस्टमर्स ऐसा नहीं करते मैम। राइट। वो बड़ी जगहों पे जाके बवाल काट देते हैं, या बड़ी जगहों पे जाके पता है सिर्फ फोटो खींच करके चले आते हैं कॉफी लेकर के, और ठेला पे जाके भर पेट खा के आते हैं, क्योंकि पता कि वो चीज ज्यादा अच्छी है, स्वाद टेस्ट बड्स होंगे सेटिस्फाई वहां पे हो रहे हैं। तो पैसे की जहां तक बात है सर, जैसा कि एक बेकरी से बंदा गया तो उसके तो कुछ भी पैसे नहीं लगे। पर अगेन अगर कोई पूछ रहा है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए बता रहे हैं, आप अगर सिंपल स्नैक शॉप ओपन करना चाहते हैं जिसमें चाय, वड़ा पाव या फिर शिकंजी जैसी चीजें जो कि एक्चुअल में कस्टमर्स लेना चाहते हैं, अगर लेते हैं तो आप डिपेंड करता है कि रोड साइड जा रहे हैं कि शॉप ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। पर अगेन आपको अपने इनोवेटिव एज जो होगा आपको जिंदा रखना होगा। कुछ यूएसपी होनी चाहिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स अच्छे होने के साथ साथ में मार्केटिंग आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है आज की डेट में। आज से 15 साल पहले लोग दैनिक जागरण में एक 50,000 रुपए का एड दिया करते थे जिसकी माइलेज कुछ भी नहीं आती थी एक दिन की, या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे रोड पे 25,000 30,000 रुपए के। आज मार्केटिंग सर बहुत इजी, बहुत सस्ती है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरा दूसरा सवाल इसी से था यश आपको। आपने 12 साल पहले शुरू किया, उस टाइम ना इंस्टाग्राम था और ना ये सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी। कितना टफ था उस जमाने में कस्टमर तक पहुंचना, और आज कितना हेल्प आपको इस नए सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस को कितना बूस्ट दिया इन्होंने और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? मैम देखिए, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, जो रेवेन्यू देने वाला कस्टमर होता है ना, वो हमेशा क्वालिटी देख करके ही आता है। बहुत इजी था, पहले भी बहुत इजी था। कस्टमर आते थे, पीते थे, अच्छा लगता था, दोबारा चले आते थे। सेम चीज आज भी लागू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से उस चीज पे मुहर लग जाती है, दैट्स इट। कस्टमर्स आप वायरल ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं आप। पर आप सोचे कि पूरी तरीके डिपेंडेंट हो जाएं तो ये गलत होगा। वो बबल होता है, वो कुछ दिनों बाद फूट जाता है, हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को, आप मेरे कई सारे ऐसे लोग को जानते हैं जो कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसे लेके चीजों करते हैं, पर जब कुछ चाय सैंडविच वगैरह खाना होता है तो हमारे यहाँ पे आते हैं, और वो भले में प्रमोट ना करते हो, वो पर्सनल यूज के लिए करते हैं, यूज करते हैं हमको, वो मेरे कस्टमर्स हैं। तो बिजनेस करना पहले कंपैरिजन में, नए कस्टमर, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पहले हुआ करती थी, पहले से काफी घट चुकी है। अब आप नए लोगों तक इजीली पहुंच जाते हैं, पर आप ये सोचिए सिर्फ पहुंच कर काम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोडक्ट में आपके दम होना चाहिए, वो दोबारा आएंगे तो ही होगा। ये पहले भी वही चीज लागू थी, आज भी वही लागू है। बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बदले। वही है सर, कस्टमर्स तक पहुंचना बस इजी हो गया है। वायरल होना आसान है शायद, अगर हो गए तो, लेकिन उस वायरल होने के बाद अपने कस्टमर को कुछ भी उल्टा सीधा कर लीजिए, वायरल तो लोग हो ही जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना, एक जो ब्रांड है, जैसे आपका है कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी, यू वर्क अ लॉट ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, एंड आई थिंक। और मैम एक चीज ये फायदा मिला इन प्लेटफॉर्म्स का, हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं ग्राहकों को। सपोज कीजिए हमारी जो चाय पत्ती है, हम लोग टाटा टी गोल्ड यूज करते हैं, तो अब हम बनाते समय पैकेट तो खोले, ग्राहक को दिखाते नहीं ना, देखो। अब ऐसे हम लोग बता देते हैं कि भाई हम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर्स थोड़ा एश्योर्ड हो जाता है चीजों को लेकर के कि हम जो चीज लेने जा रहे हैं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया ग्राहकों से, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया, जो पहले नहीं था। तो इन प्लेटफॉर्म्स का ये फायदा है, तो कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर थोड़ा बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच यश, आज इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई नो आप सालों से इस बिजनेस में हैं और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस जो आज आपने शेयर किया हमारे साथ, आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए वापस जाते वक्त बहुत कुछ है जो आप लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। क्योंकि बिजनेस शुरू करना एक ड्रीम होता है, अगर कोई जा रहा है इस इंडस्ट्री में, तो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आज आपके पास बहुत कुछ इनपुट्स आपको मिले हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो चीजें आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और उनके साथ कुछ ना कुछ सक्सेसफुल जरूर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड प्लीज इसी तरीके के बहुत सारे
पॉडकास्ट जिसमें कि हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं ऐसी ऐसी हस्तियों को जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया और आज अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं। उनकी जर्नी जो आपके लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब बनने वाली है। सो फॉलो करें हमारे इस पॉडकास्ट को ताकि आप कुछ ना कुछ नया रोज सीख सकें हमारे साथ।